अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये क्वेश्चन एड्रेस करने वाले हैं, क्या अगर आप सिर्फ ईटीएफ को ख़रीदते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है और बिल्कुल ज़ीरो लॉस होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर आज हम मुकम्मल बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईटीएफ क्या है और वो आपको क्या चीज़ बता रहा होता है। तो देखें, ईटीएफ जो है वो एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें लोग अक्सर ये समझते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर सेफ़ होगा, लेकिन ये एक फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ पर ज़ीरो लॉस जैसी कोई टर्म नहीं हो सकती। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिस्क मौजूद रहते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के साथ ये रिस्क अटैच होते हैं। आज हम इस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। तो ईटीएफ जो है वो एक बास्केट होता है, जिसमें अगर वो हम स्टॉक्स के वे में बात करें तो स्टॉक्स के अंदर आपके पास तकरीबन 8 ईटीएफ मौजूद हैं, जिसमें से 2 शरिया कॉम्प्लाइंट ईटीएफ हैं, जिसमें से मेज़ान ईटीएफ हो गया और महाना ईटीएफ। अब इसके अंदर वो तमाम कंपनीज मौजूद होती हैं जो आप वैसे आपको अगर आप ख़रीदने जाएं तो आपको अगर फॉर एग्जांपल आप अगर ओजीडीसी लेने जाएं तो वो अगर इस वक्त 280 रुपये का है या 300 रुपये पे जा रहा है, तो वो आपको वो भी उसका स्टॉक के अंदर उस ईटीएफ में मौजूद होगा। मारी एनर्जीज भी मौजूद होगा और भी स्टॉक्स इसी तरह के मौजूद होंगे। तो नंबर ऑफ जो कह लें कि स्टॉक्स हैं वो मिलकर एक ईटीएफ बनाते हैं और आपके पास यानी एक पूरे स्टॉक की वो नहीं मिल जाती, आपको यूनिट मिलते हैं 0.0 समथिंग इस तरीके से। और आप ईटीएफ जो है जब बाय करते हैं तो अल्टीमेटली आप मुख्तलिफ कंपनीज के कुछ पोर्शंस को के ऑनर बन रहे होते हैं। तो और ईटीएफ्स के अलावा मतलब स्टॉक्स के अलावा ईटीएफ जो है वो बॉन्ड्स में भी और कमोडिटीज़ के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो स्टॉक्स हैं आप जब इनको ख़रीदते हैं मतलब ये कि आपने फॉर एग्जांपल इनकी ना एक ख़ास कह लें कि लिमिट होती है जो आप परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि आप 100 से 500 तक का ख़रीद सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक स्टॉक ख़रीदते हैं इस तरीके से आप एक ईटीएफ नहीं बाय कर सकते। मिनिमम 300 से 500 इस तरह के मुख्तलिफ ईटीएफ्स की लिमिट होती हैं, तो आप वो बाय करते हैं और फिर आपके पास जो है उसका डिविडेंड, उसके साथ जितनी भी बेनिफिट्स होते हैं वो कंपनी जो भी अनाउंस करेगी आपको वो मिलते रहेंगे। यानी अगर ओजीडीसी है और ओजीडीसी ने कोई ईटीएफ उसने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है और वो एक ईटीएफ में शामिल है और आपने ईटीएफ को बाय किया हुआ है, तो आपको उस तरफ से डिविडेंड मिल सकता है। अब अगर हम ये देखते हैं कि क्या जो है ईटीएफ एक गुड रिटर्न है या नहीं है, तो बिल्कुल हिस्टोरिकली डाइवर्सिफाइड मार्केट्स जो हैं वो ईटीएफ में स्ट्रॉन्ग जो है लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न है वो एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि आप अगर 10 से 15 साल का हॉरिजॉन देख रहे हैं और रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 7 से 10% का आप एनुअल रिटर्न अगर एज्यूम कर रहे हैं जो हिस्टोरिकली पहले भी रहा है, तो उसमें आप डेवलप मार्केट्स के अंदर तो आप अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न जो है वो हमेशा स्मूथ नहीं होता। कुछ साल में ये आपका 25% भी होगा और कुछ साल में ये -20% तक भी जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि क्या ईटीएफ्स डिविडेंड भी देते हैं, तो जी बिल्कुल ईटीएफ्स आपको डिविडेंड देते हैं। ईटीएफ जो कंपनीज होल्ड करते हैं उनकी तरफ से जो डिविडेंड मिलता है, अगर आप डिविडेंड फोर्स ईटीएफ बाय कर रहे हैं, यानी कि जिन कंपनी जो आपने अगर फॉर एग्जांपल महाना ईटीएफ लिया है या आपने मेज़ान पाकिस्तान इंडेक्स जो है मेज़ान ईटीएफ जो है अगर आपने वो बाय किया है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो कंपनीज शामिल हैं जो डिविडेंड अनाउंस करती हैं और उसकी वजह से आपको
भी डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की यहाँ ज़रूरत होगी कि ये जो डिविडेंड होता है ये अल्टीमेटली आपकी जो मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो इन ETFs को मैनेज कर रही हैं वो इसको मैनेज करती हैं, और ये एकदम से नहीं अनाउंस हो जाता। और इसी तरह से जो डिविडेंड है वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं, बल्कि ये जब डिविडेंड मिलता है तो ETF का जो प्राइस है वो एडजस्टमेंट भी दिखाता है। तो टोटल रिटर्न जो होता है वो आपका कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड की सूरत में होता है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि क्या ETF भी जो है वो एक ज़ीरो लॉस मतलब समझा जाए, यानी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस तरीके से वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि उनका जो कैपिटल अमाउंट है उसके ऊपर जो है वो अर्निंग्स कर रहे हैं, और या फिर अपना सेविंग अकाउंट जिस तरह से, तो क्या ETF भी उस तरीके से है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ETF में रिस्क मौजूद होता है लेकिन कम मौजूद होता है। अगर पूरी मार्केट अगर 30% गिरी है तो ETF भी डाउन पे तो जाएगा, क्योंकि उसमें भी अल्टीमेटली वही स्टॉक्स मौजूद होंगे जो ओवरऑल मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन इससे ये होता है कि इसमें डाइवर्सिफाइड कंपनीज होती हैं, तो जो ओवरऑल अगर आपने एक ही कंपनी के स्टॉक्स बाय किए हुए थे तो उसमें जो लॉस आप बर्दाश्त करें ETF की केस में आप वो कम बर्दाश्त करेंगे, यानी कि मार्केट का जो रिस्क है वो आपके ऊपर कम हो जाता है। अब ये देखते हैं कि किस तरह के जो रिस्क हैं वो इसमें एसोसिएट होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट रिस्क की। अगर ग्लोबल क्राइसिस आते हैं तो जो डाइवर्सिफाइड किस्म का ETF है वो भी 20 से 50% तक गिर सकता है, और आप करंट सिचुएशंस में ऐसा देख भी रहे हैं। फिर आ जाता है इकोनॉमिक रिस्क, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट की हाइक्स आए या रिसेशन हो या इन्फ्लेशन हो तो तब भी मार्केट जो है वो इम्पैक्ट में आती है। सेक्टर कंसंट्रेशन रिस्क, यानी कि अगर कुछ ETFs पर्टिकुलरली किसी एक खास कैटेगरी से एसोसिएट कर दिए गए हों, फॉर एग्जांपल टैक्स से एसोसिएट किए हों, और अगर टैक्स सेक्टर जो है वो क्रैश कर रहा है तब वो ETF पे इम्पैक्ट नज़र आएगा। या बहुत सारे ETFs जो हैं उनमें ऑयल एंड गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर ऑयल एंड गैस के अंदर किसी किस्म के चेंजेस आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ETF के अंदर भी नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। करेंसी रिस्क, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि इंटरनेशनल ETFs जो हैं उनमें करेंसी की मूवमेंट बहुत अहम होती है, तो उसकी वजह उसका जो रिटर्न है वो भी आपके तमाम ETF की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि सेफ इन्वेस्टिंग ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखें लो रिस्क का मतलब है लो रिटर्न, हाई रिटर्न का मतलब है हाई वॉलेटिलिटी। अगर आप ज़ीरो रिस्क चाहते हैं तो आपका जो रिटर्न होगा वो भी ज़ीरो रिस्क का मतलब ये है कि आपका रिटर्न भी तकरीबन ज़ीरो के करीब हो सकता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट के करीब। तो स्ट्रॉन्ग ETF जो है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैं सिर्फ ETF ही बाय करूंगा और किसी स्टॉक में अलग से इन्वेस्ट नहीं करना, तो ऑब्वियसली आपके ओवरऑल स्टॉक्स की निस्बत में ETF के कंपेयर में ETF अगर आपने सिर्फ बाय किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो अवॉइड हो रही होगी, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो एज कंपेयर कम हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि अगर डिविडेंड वर्सेस आपकी ETF स्टेबल होते हैं, डिविडेंड ETFs या नहीं होते हैं, तो जो डिविडेंड ETFs हैं वो जनरली मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये कभी कभी लो वोलेटिलिटी होते हैं, यानी जो आपके शरिया कंप्लाइंट ETFs हैं। लेकिन क्रैश में भी डिविडेंड स्टॉक्स भी गिरते हैं, और सीवियर रिसेशन भी आपको डिविडेंड जो है फ्यूचर में कट होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपनीज ने एक जो इन्वेस्टमेंट थी उनकी उसके अंदर लॉस बर्दाश्त किया होता है। इसलिए जो डिविडेंड है वो गारंटेड सेफ्टी नहीं होता। अब बात कर लेते हैं कुछ रियलिटी एक्सपेक्टेशंस की कि वो किस तरीके से इस मार्केट में एक्ट करती हैं। अगर आप जो है वो सिर्फ डाइवर्सिफाइड इक्विटी ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, तो आपको यहाँ पर मिलेगी लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी, आपको डिविडेंड भी मिलेगा ETFs के साथ। आपको जो टेम्परेरी लॉस होता है वो कम होगा। लेकिन जो अगर आप कह लें कि इसमें सबसे बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है, आपको ये भी देख के चलना होगा। अभी हम उसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ उससे पहले एक माइंडसेट की बात करते हैं कि जब एक बिगिनर इन्वेस्ट करता है तो यकीनी तौर पे वो ETF से शुरू करे, वो उस कंपनीज ETF को बाय करे, उसके अंदर आने वाले चेंजेस को एक्सपेक्ट करे, उसको एनालाइज करे, उसमें मौजूदा कंपनीज के फंडामेंटल्स को एनालाइज करे, उस पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट कंपनी जिसने वो ETF ऑन किया है, फॉर एग्जांपल महाना ETF है या फिर मेज़ान ETF है, तो उनकी क्या वजूहात थी, उन्होंने क्या उसके हवाले से बात की है, उसको एनालाइज करे, और फिर उनमें से किसी एक आधे स्टॉक के अंदर भी अलग से इन्वेस्ट करना शुरू करें। वन बाय वन आप उन स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। फिर एक बैलेंस्ड किस्म का जब आपका पोर्टफोलियो बनेगा कि जिसमें आपके पास जो है वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स भी मौजूद हों और आपके पास ETFs भी मौजूद हों, तो आपका रिटर्न जो है वो एक नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा हो सकता है और आपकी कंपाउंडिंग भी
भी ज़्यादा हो सकती है और आपका डिविडेंड भी ज़्यादा हो सकता है। तो यानी ऑब्वियसली डिविडेंड आपको ETF से मिलता है, आपको उससे एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक माइंडसेट मिलता है। एक बिगिनर के लिए वहाँ वो एक ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, एक इनिशियल कह लें कि पुश हो सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मार्केट को फर्दर एक्सप्लोर कर सकता है इसके साथ। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अगर आप सिर्फ ETF को बाय करना चाहें तब ये स्ट्रैटेजी कैसी है। तो अगर आप सिर्फ ETF को बाय करना चाहते हैं और आपका हॉरिजॉन 10 साल का है, तब आप इसमें रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपने पैनिक सेल नहीं करना है इसके अंदर। आपको टेम्परेली साल के अंदर 30 से 40% का ड्रॉ डाउन टॉलरेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी, और आप जो है वो ग्लोबली इसके अंदर डाइवर्सिफाई करता हुआ देखेंगे इसको, और फ्यूचर में अच्छी अर्निंग्स भी हो सकती हैं एज़ कम्पेयर कि आप पैसों को सिर्फ करेंसी में रखें। तो जब भी आपने कंपेयर करना है, फिर आपने वो कंपेयर सही करना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ETF बाय किया और फिर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से जिसने KMI 30 में इन्वेस्ट किया है या किसी ने माइजान पाकिस्तान इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। तो आप उससे फिर खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, किसी इंट्राडे ट्रेडर से नहीं कंपेयर करेंगे, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से नहीं कंपेयर करेंगे। आप कंपेयर करेंगे फिर इसको एक सेविंग अकाउंट से, आप इसको कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से, आप इसको कंपेयर करेंगे आपने अगर पैसों को सिर्फ एक करेंसी की फॉर्म में रखा था उससे। तो इससे कंपैरिजन सही जगह पर सही चीज़ का होगा तो ही आपको बेहतर एनालिसिस आप कर पाएंगे। अब कब ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए रिस्की हो सकती है, अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रखने हैं और आप वॉलेटिलिटी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं, और आप मार्केट जो है उसको पीक पर लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इसमें जो है काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है। हाई रिटर्न्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको उस तरीके की एकदम से जंप्स नहीं मिलते हैं। तो अगर फिर हम बात करें कि एक स्मार्ट फ्रेमवर्क यहाँ पर क्या हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि अब अगर जैसे पाकिस्तान में हमारे डिजिटल ऑर्डिनेंस भी आ रहे हैं, तो उसको आप एक्सप्लोर करें। अगर वो जैसे जैसे लीगलाइज होते जाएंगे तो फिर आप इंटरनेशनली US में और बाकी कंट्रीज़ में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ के ETFs में भी आप जो है किसी तरीके से बाय कर सकेंगे। कैश रिजर्व जो है वो आपको 10 से 20% हमेशा रखने चाहिए, ताकि आप इमोशनली स्टेबल रहें उस मार्केट के अंदर, कि जब अगर आपको एवरेजिंग करनी पड़े तो अब आप कर सकें। फिर इसके अलावा आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिसे हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। फिर एनुअल रीबैलेंसिंग, यानी पोर्टफोलियो को आप अगर एक ETF लेके चल रहे हैं तो मिनिमम भी मेरे ख्याल से आप 6 महीने के लिए लेके चलें, और वहाँ तक आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करें, उसके अंदर मौजूदा स्टॉक्स को एक्सप्लोर करें। उसके बाद आप उस कंपनीज़ में से कुछ ना कुछ कंपनीज उठा के उनमें अलग से भी इन्वेस्ट करें, ताकि आप बेहतर जो रिटर्न्स हैं वो हासिल कर सकें। और अगर हम आज की इस तमाम वीडियो को आपके लिए समराइज़ करें तो वो क्या होगा कि आप जो ETF है वो अल्टीमेटली आपको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, आपको डिविडेंड भी मिलते हैं, आप टेम्परेरी जो लॉस है वो एज़ कम्पेयर कम होता है, लेकिन रिटर्न्स भी उसी तरीके से कम हो सकते हैं किसी बड़े कंपनी के को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के कंपैरिजन में। और जो लॉस है ऑब्वियसली वो अवॉइड होता है, वॉलेटिलिटी जो है इसमें कम होती है, पर जो गारंटीड ईयरली रिटर्न्स हैं वो नहीं होते। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।